पॉलिटिक्स आ ही नहीं सकता। इसलिए जब ताली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट देखा तो हमने जीके तको साहब को बताया और यहां से डेलीगेशन दिल्ली आया था। तब हमने उसी समय फिर से बोला कि हम आपका ताली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जा करके हम वहां घोषणा करेगा कि हम आपके लिए क्या सोच के रखा हुआ है। हम अगर काम कर रहा है उसका लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको एक्नॉलेज नहीं करेगा तो फिर होगा नहीं। हम इतना काम कर रहा है लेकिन साथ साथ में पब्लिक के बीच में भी ये मैसेज जाना चाहिए। नहीं तो क्या है कि हमारा काम और लोगों का सोच में बहुत अंतर हो जाएगा। ऐसे होने से अरुणाचल आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज कई मेमोरेंडम्स के रूप में जो एमएलए साहब ने बताया है, मैं एक दो बात उसको जिक्र करना चाहता हूं। हम जब एमपी बनने के लिए शुरू में जब इलेक्शन कैंपेन किया, 50% हमारा इलेक्शन कैंपेन हम पैदल चल के इलेक्शन कैंपेन करता था। 1 इंच का अरुणाचल प्रदेश में हाईवे नहीं था, ना एयरपोर्ट था, ना रेलवे लाइन था। यहां पे 16 का रास्ता छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी उस जमाने में ईटानगर में भी नेशनल हाईवे नहीं था। जब हम शुरू में एमपी लड़ रहा था तो हमने कहा कि ऐसा तो चल नहीं सकता है। ये कैसा हो सकता है कि दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कलकत्ता सब जगह हाईवे है, ये अरुणाचल ही क्यों ऐसा एक स्टेट है जिसमें हाईवे नहीं है? और अरुणाचल ही क्यों ऐसा जगह है जहां मैक्सिमम 90% गांव में रोड नहीं है? वो ऐसा स्थिति में हम पॉलिटिकल सीन में आया। उसके बाद में जब हमने काम करने शुरू किया, हमने बात करने शुरू किया, हम अपोजिशन में थे लेकिन कोई उसमें सुनने वाला नहीं है। दिल्ली में जो उस समय के मिनिस्टर थे वो तो अरुणाचल आदमी को तो आदमी ही नहीं सोचता था। ये सोचता था ये ट्राइबल आदमी इतना दूर दराज नॉर्थ ईस्ट से आया है, क्या इन्हों से बात करना है, एमपी भी कम है, कोई वैल्यू नहीं था। गला फाड़ फाड़ के हम जो लोकसभा में अपोजिशन एमपी के रूप में हम चिल्ला के जो बोलता था तो कोई सुनने वाला नहीं था। इतना हम लोग हंगामा करता था लोकसभा में। लेकिन किस्मत देखिए, ये ईश्वर की कृपा है, आपका आशीर्वाद से 2014 में नरेंद्र मोदी जी इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया है। जो अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना करके गांवों में जोड़ने का काम शुरू किया, 1998 अटल जी का जन्मदिन में ये लॉन्च किया था। वो काम जो बीच में छूट गया था उसको नरेंद्र मोदी जी ने जब शुरू करने का अपना काम शुरू किया तो मुझे उनके मंत्रिमंडल में जगह मिला है। तो आप सोच के देखिए कहां उस समय नॉर्थ ईस्ट और हमारे अरुणाचल प्रदेश को वो उस समय की सरकार आदमी नहीं सोचता था। आप उस समय सीनियर ऑफिसर को पूछ के देखिए, 1 करोड़ का स्कीम सैंक्शन करने के लिए 5 लाख घूस देना पड़ता था। पियून से लेकर के मंत्री तो को घूस देगा तब जाकर के 1 करोड़ का सैंक्शन मिलेगा। घूस में ही अगर 10% चला गया तो काम क्या करेगा? तो ये हालत में हम लोगों ने आगे काम करने का शुरू किया। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये ईश्वर का कृपा है कि हम लोग दिल्ली में हाथ जोड़ जोड़ के मांगता था। आज आपका एमपी पूरा नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ करके देश को चलाता है और देने का काम करता है। कहां हम लोग मांगने वाले थे? आज मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूं, इस वक्त कैबिनेट मीटिंग चल रहा है। मैंने सीएम साहब को भी नहीं बताया, जीके ठाकुर साहब को भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे यहां आना था। तो मैंने मैसेज करके गया कि इस बार का कैबिनेट मीटिंग में मैं नहीं बैठ सकता हूं। और कैबिनेट मीटिंग इस वक्त चल रहा है, 3-3 घंटा चलता है और हम यहां मीटिंग कर रहे हैं, वहां कैबिनेट में आज नहीं हूं क्योंकि मैं आज का ये मीटिंग को मिस नहीं करना चाहता था। इसलिए आज कैबिनेट मीटिंग छोड़ के हम यहां आए हैं। और कैबिनेट देश का फ्यूचर तय करता है। कैबिनेट में जो फैसला करता है वही हिसाब से देश चलता है और उस कैबिनेट में मुझे बैठने का जगह मिला है।
हम लोग जो अपने आप को कमजोर दूर ऐसे सोचता था, आज हम लोग सेंटर बन गया है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सारा बॉर्डर विलेज ये हिंदुस्तान का फर्स्ट विलेज है, ये सब पहला विलेज है, आखिरी विलेज नहीं है। इसलिए आज मैं बहुत अपने आप को लकी तो फील करता ही हूं, लेकिन मैं साथ साथ में एक बहुत बड़ा मौका मैं मानता हूं कि जो मुझे मौका आपने आशीर्वाद दे करके, मोदी जी ने जो जिम्मेदारी दिया है कि इस देश का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिसने हमारा देश का संविधान लिखा, उसके जाने के बाद एक SC ST कम्युनिटी के ट्राइबल आदमी इस देश का लॉ मिनिस्टर बनाया। आप सोच के देखो इसका वैल्यू हमारे यहाँ कितना लोग समझता है नहीं समझता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये इज्जत मेरा नहीं है। अगर एक छोटा सा स्टेट के ट्राइबल MP को इस देश का कानून मंत्री बना सकता है, तो आप सोचे नरेंद्र मोदी जी कितना विश्वास करता है हम लोगों को। देखिए कोई एक जमाने में लॉ मिनिस्टर तो छोड़िए, कैबिनेट ही नहीं मिलता था हम लोगों को, और आज इस दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है। और वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हमारे पार्टी का सुषमा स्वराज जैसे, प्रमोद महाजन जी जैसे, वेंकैया नायडू जैसे इन लोगों ने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री के रूप में संभाला है। और आज आपका MP इस देश का पार्लियामेंट चलाने के लिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री के रूप में काम कर रहा है। इसका अहमियत समझना चाहिए। अगर हम राजनीति में घुस जाकर किरण रिजिजू के खिलाफ लड़ना है, इसलिए ऐसे हल्का फुल्का बोल देता है कि किरण रिजिजू ने क्या किया, हमको क्या मिला है, 3 बार वोट दिया है, हमको क्या मिला है, इतना हल्का से बोल देता है। अगर हमको वोट नहीं दिया होता, अगर उस समय जिस समय हम राजनीति में आए उस समय का हालत अरुणाचल का थोड़ा सा याद किया होता, तो आदमी 10 बार सोचेगा कि मेरे खिलाफ एक वोट बोलने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो दिया है वो 100 साल में किसी ने नहीं कर सका। हमने पिछले 10 साल के अंदर में मंत्री के रूप में काम किया है। इसलिए मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आज जो यहां मेमोरेंडम दिया है वो भी हम ही करेंगे। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, आज जितना जो स्कीम यहां बताया है, एक तो मुख्यमंत्री जी जो अपना स्पीच में वो पूरा बोलेंगे, लेकिन जो टीम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा है देश में, और पेमा खांडू जी के नेतृत्व में अरुणाचल का सरकार चल रहा है, और आपका MLA GK ताको जी का नेतृत्व में जो तालमेल जो चल रहा है, उस तालमेल की वजह से मैं कह सकता हूं, आप भले ही अभी जो स्कीम अभी तक हुआ है उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा, आगे का जो आपने मुझे जो रिक्वेस्ट किया है, कई रास्ता यहां नाम पूरा मैं गिन के नहीं बता सकता, बहुत ज्यादा लिस्ट है, लेकिन जैसे कि टीम सोलंग और लिमिकिंग का जो रास्ता का बारे में MLA साहब ने जिक्र किया, ये आसान स्कीम नहीं है। और ये यहां से लास्ट टाइम चीफ मिनिस्टर साहब हम दोनों कोलोनियल से सीधा लिमिकिंग होम के नाचो गया था, उससे डायरेक्ट उस समय हम होम मिनिस्ट्री में था, अपना हेलीकॉप्टर से गया था। वो पहाड़ को क्रॉस करके जाना और कोई बीच में गांव नहीं है, वो वहां रास्ता बनाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर रास्ता बनाने के पीछे में एक कारण होता है। लेकिन इसको आगे देख करके हम किस स्कीम में इसको जोड़ना है, कैसे तरीके से जोड़ना है, मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके इसका हम पूरा जिम्मेदारी लेता हूं कि हम काम करेंगे। बाकी जो छोटा छोटा गांव का कनेक्टिविटी वाला स्कीम है, अभी अरुणाचल में छोटा छोटा गांव से भी कभी कभी और 2-3 घर बना करके और एक गांव बनाता है, ऐसा 1328 गांव है अभी भी अरुणाचल में जिसको रोड देना है 2011 सेंसस के हिसाब से। और ताली के अंदर में छोटा छोटा ऐसा 64 हैबिटेशन सेंटर है जिसको रोड बनाना है। ये पेमा खांडू जी के नेतृत्व में, GK ताको जी के नेतृत्व में
मैं पूरा जिम्मेदारी लेता हूं भारत सरकार की ओर से सारा गांव का कनेक्टिविटी के लिए हम पूरा कदम उठाएंगे। और साथ साथ मैं पीप सोरंग का जो अभी जो हम लोग यहां में बैठा है, यहां से मुझे बताया गया कि कुछ फाउंडेशन स्टोन में लेके आई है वाइब्रेंट विलेज में और बाकी चीज का। प्राइम मिनिस्टर साहब का सामने में मैं कुछ बात और रखने जा रहा हूं, क्योंकि कुछ रिलैक्सेशन कुछ अरुणाचल के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि देश भर की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी जो है अरुणाचल में 100% लागू होता नहीं है, क्योंकि ये ऐसा स्टेट है हमारा, इतना बड़ा पहाड़ नदी जंगल है, आदमी इतना कम है। आप सोच के देखिए, हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन लगभग 9 लाख है अरुणाचल में, तो 9 लाख है, लेकिन एरिया तो लगभग 84,000 स्क्वायर किलोमीटर है। आधा से ज्यादा में तो आदमी नहीं है। तो जब आदमी नहीं होता है तो उसमें रोड या बाकी डेवलपमेंट स्कीम नहीं जा सकता है, क्योंकि गांव होना पड़ता है, वहां आदमी रहना पड़ता है। लेकिन इसको स्पेशल हम लोग अरुणाचल के संदर्भ में हम लोग आगे काम उठाएगा, तभी जाकर के जो जितना मैंने कहा है ये पूरा हो पाएगा। कुछ चीज है आप लोगों ने डिमांड नहीं किया, लेकिन हमने अपना से सोच करके काम किया है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये फ्रंटियर हाईवे जो है, किसी भी अरुणाचल का आदमी ने मुझे कभी भी नहीं कहा कि ऐसा फ्रंटियर हाईवे बनना चाहिए, ये पब्लिक डिमांड नहीं था। लेकिन मुझे मालूम है कि जब तक फ्रंटियर हाईवे नहीं बनेगा तब तक अरुणाचल का फ्यूचर 100% सिक्योर नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो सीधा जुड़ता है, लेकिन वो वेस्ट कामेंग तवांग से लेकर के पूरा बॉर्डर सामने में एक हाईवे होना, ये आप सोच के देखिए। मैंने आपको पहले बोल दिया कि हम जब एमपी होने से पहले 1 इंच हाईवे नहीं था अरुणाचल में, लेकिन अब आप सोचिए, ताली अगर यहां डिस्टर्ब नहीं हुआ, लैंड एक्विजिशन टेंडरिंग में कॉन्ट्रैक्टर अच्छा से काम अगर करता है, आप सोच के देखिए आज से 3, 4, 5 साल के अंदर में ताली जैसे जगह में नेशनल हाईवे से कनेक्ट हो जाएगा। ये कोई सोच सकता है कि आज से 15 साल पहले मैंने उस दिन बामेंग से, ईस्ट कामेंग से हमारे पास डेलीगेशन आया, मैंने उनको बोला कि बामेंग एरिया में हमको बहुत कमती वोट दिया इस बार। कारण क्या है? कोई धर्म का नाम से यूज किया या किसी कारण से किया होगा, वो कारण में नहीं जाऊंगा। तो हम बोला बामेंग जैसे जगह, लदा जैसे जगह, किनेवा जैसे, सवा जैसे, आप 8-9 साल तक इंतजार करना नहीं है, 5-6 साल के अंदर में नेशनल हाईवे बनकर की गाड़ी दौड़ेगा। फिर भी इतना कमती वोट मिला हमको, तो फिर इलेक्शन करता क्यों है? वोट किसने देता है? अगर इसके नाम से, डेवलपमेंट के नाम से वोट नहीं डालना है तो फिर इलेक्शन का क्या मतलब है? तो किसी ने बोला नहीं, कोई धर्म का नाम से या कुछ झूठ बोल करके कुछ करके आपको कमती वोट मिला है। हम बोला ठीक है, कमती वोट मिला कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो मानना चाहिए, अगर किरण रिजिजू नहीं होता, अब मैं लिख के तो 1000 साल में भी ये जगह में नेशनल हाईवे नहीं बनेगा। क्योंकि ये जो नेशनल हाईवे, फ्रंटियर हाईवे बन रहा है, ये ऐसा जगह में नेशनल हाईवे बन रहा है जहां गवर्नमेंट रूल में कोई क्वालिफाई होता ही नहीं है। नेशनल हाईवे तो वहां बनता है जहां आदमी होता है, गाड़ी, लाखों गाड़ी चलता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये काम शुरू हुआ है और हमें टेंडरिंग का प्रोसेस दमादम चल रहा है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये टेंडरिंग का काम होगा, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर जब काम करेगा, टाइमली कंप्लीशन में सब सहयोग देना चाहिए। और साथ में 1-2 बात है, तकम सोरेन साहब ने जो बताया, मैंने इलेक्शन से पहले एक बात इसको याद दिलाया था, आज फिर से बोल रहा हूं आपको याददाश्त को ताजा करने के लिए। 2007 में अगर हम लोग नहीं होता तो आपका कुरुंकुमे, करालादी, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट सिर्फ 2 एमएलए में बच गया था।
आप सोच के देखिए, ये ताली, पीप सोरंग, ये परसी परलो, दामिन, कोलोनियम, पोलोसिंग, सारली, ये पूरा का पूरा एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया इलेक्शन कमीशन ने। और दूसरा न्योपिन, पालिन, संग्राम, और ये पूरा नीचे सेट, ये पूरा एक एमएलए, पूरा कुरुम कुमे करा दादी को 2 एमएलए कर दिया था। तो हम लोगों ने बोला कि डिलिमिटेशन करना है, लेकिन जब अरुणाचल का सीट को 60 से आगे बढ़ना है तभी करना है। बहुत झगड़ा भी हुआ उसमें, बाद में जाके इलेक्शन कमीशन ने एग्री किया। फिर चीफ मिनिस्टर दोरजी खांडू साहब था उस समय, और दोरजी खांडू साहब का साथ में बात करके फिर अरुणाचल से रेजुलेशन भेजा। डिलिमिटेशन 3 जो अरुणाचल में आना था उसको कैंसिल किया, और जब डिलिमिटेशन तभी करना है जब अरुणाचल में एमएलए संख्या बढ़ जाएगा, नहीं तो इतना झगड़ा होगा आपस में। तो ऐसे करके आपका कुरुम कुमे का और करादादी का 2 एमएलए से फिर से 4 एमएलए को हम लोगों ने कायम रखा है। ये छोटा मोटा चीज नहीं है, कुछ चीज ऐसा होता है जिंदगी में कभी भी नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो हल्का फुल्का में ये सब वैल्यू ही नहीं देगा आदमी। तो उसी प्रकार से जो गो बैक टू ताली वाला जो स्कीम जो आप लोग अभी इंप्लीमेंट कर रहा है, मैं सचमुच में देख रहा हूं कि सब अभी आ रहा है। और मैं यहां से फिर से कहना चाहता हूं, अपना गांव में ही बैठिए। आप हम रोड देगा, बिजली देगा, पानी देगा, गांव में बैठिए। जिसका काम है ठीक है, सब जाके ईटानगर में बैठने का क्या जरूरत है? ईटानगर कैपिटल है, ठीक है, काम होता है, जाना चाहिए। सारा लोग ईटानगर में ही जाके बैठने की कोई जरूरी नहीं है। अपना अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना अपना गांव में रहिए, डेवलपमेंट वहीं आएगा। इसलिए मैं तो अभी ईटानगर इसलिए जाता हूं कि हमारा कैपिटल है। तो गांव में जिस मिट्टी में पैदा हुआ है वही खेती बाड़ी करके बैठने में बहुत मजा आता है। आप लोग जो कैश क्रॉप जैसे इलायची लगाता है या कुछ भी कैश क्रॉप लगाएगा, आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि मकई धान खेती से तो आदमी आजकल आप व्यापार नहीं कर सकते कॉमर्शियली, उसे खाने के लिए तो होगा लेकिन उससे लाइफ नहीं बढ़ेगा। तो कॉमर्शियल वे में आप लोग सोचिए। जीके ठाकुर साहब ने कल बताया कि इस बार कई लोगों ने इलायची खेती करके कमाना भी शुरू किया है। इतना जमीन पड़ा हुआ है, कोई इसमें इलायची का खेती करना चाहिए, कोई उसमें अदरक का खेती करना चाहिए, जो कम मात्रा में दाम ज्यादा मिलेगा। एक ट्रक ले जाने में कम से कम आपको 10 लाख मिलना चाहिए। ऐसा काम करना पड़ेगा। छोटा मोटा सब्जी तो आप यहां से लेके ईटानगर नहीं जा सकते क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में इतना दाम है। तो इसलिए इतना यहाँ जो कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, अभी मोबाइल फोन शायद एयरटेल वाला यहाँ टावर लगा रहा है, तो कुछ महीने के बाद में पीप सोरंग में भी मैक्सिमम एरिया में मोबाइल कनेक्टिविटी हो जाएगा। कल सीएम साहब को मैंने बताया, अभी पार्लियामेंट सेशन 31 से, उसके बाद मैं एक मीटिंग फिर लेने वाला हूँ दिल्ली में, हमारे यहाँ से चीफ सेक्रेटरी और सीनियर ऑफिसर लोग को बुला के, कि अरुणाचल प्रदेश में जैसे हम लोगों ने पहले कमिटमेंट दिया 100% सबको मोबाइल फोन जो है इसी 2025 में होना ही है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग बहुत जोरदार काम करेंगे। बाकी मेरा दिल जीत लिया हम लोग, इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। फिर शाम को हम लोग यहाँ कल्चरल प्रोग्राम भी किया, इतना अच्छा आइटम पेश किया। और हम तो थोड़ा रात में वापस जा करके मेरा तो मिक्स भी हो गया इस अरेंजमेंट। और इतना बढ़िया शानदार, पिछली बार ये टेंट नहीं था, हम लोग ने यहाँ खुला मीटिंग किया था, तो उसमें वेलकम सॉन्ग इतना सुंदर गाया था, मुझे याद है। आज भी बहुत सुंदर वेलकम गाना गा करके इतना आप लोगों का जोरदार ये कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इसलिए पूरा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, पूरा टीम जीके ठाकुर जी का नेतृत्व में यहाँ जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और जितना भी यहाँ जो कल्चरल पार्टी है, यूथ वॉलंटियर, आप लोगों को विशेष करके मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ कि पीप सोरंग जगह में इतना सुंदर अरेंजमेंट करना ये फर्स्ट टाइम है। तो आज इतिहास है, आज के बाद पीप सोरंग ताली को बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बोलेंगे। ये बैकवर्ड वर्ड समाप्त करने के लिए चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब हम सब यहाँ आया है। ये मामूली नहीं है,
ये बैकवर्ड टैग खत्म। आज से ताली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एक फॉरवर्ड डेवलप डिस्ट्रिक्ट के रूप में और डेवलप कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में हम लोग देखा जाएगा। इतना कह करके मैं हर गरीब जब हम देखता है, स्पेशली औरत लोगों को, जब औरत लोगों को हम देखता है तो मेरा दिल में क्या है कि औरत को जो पर्स होता है ना, जहां पैसा रखता है, औरत का बैग होता है या जहां, वो खाली नहीं होना चाहिए। हर एक महिला का घर में चूल्हा जलना चाहिए और हर एक महिला का पॉकेट में पैसा होना चाहिए। ये हमारा ये ड्रीम है। इसलिए हम लोगों ने वेलफेयर जितना स्कीम चलाया, धीरे धीरे हर एक घर में गैस चूल्हा पहुंचना चाहिए, पानी हर एक किचन तक पानी पाइप पहुंचाना है, हर एक घर में बिजली से लेकर के सारा चीज से लेकर के आखिरी में भूखा कोई नहीं सोने के लिए गरीब को फ्री में चावल बांटने का भी हम लोगों ने काम शुरू किया। मैं सिर्फ इतना उम्मीद करता हूं कि ये हर एक आदमी को स्कीम मिलना चाहिए। और मैं ऑफिसर लोग को कहना चाहता हूं, ये बहुत मेहनत करके हम लोग स्कीम चलाते हैं। जब ये स्कीम देते समय बोल के देना है कि ये स्कीम कौन दिया है, ये स्कीम कैसे करके गांव गांव पहुंचा है, ये बताना चाहिए। नहीं तो कल हम लोग वहां में मजाक कर तो मालूम होना है कि कितना मेहनत करके ये स्कीम पहुंचाने का काम करता है। और मैं धन्यवाद देता हूं जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, जो कॉन्ट्रैक्टर है, ऑफिसर है, ये अच्छा जब होगा तभी तो काम आगे बढ़ेगा। हम लोग जितना मेहनत करने से भी क्या होगा जब इम्प्लीमेंटेशन ही ठीक नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ में पब्लिक भी सपोर्ट करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर ऑफिसर ठीक होने से भी अगर पब्लिक के साथ नहीं दिया तो स्कीम नहीं होगा। इसलिए हम लोग जब काम करते हैं हर एक घर को छूने के लिए, बच्चा को मिड डे मील खाना मिलना चाहिए, बुरा बुरी लोग को ओल्ड एज पेंशन मिलना चाहिए, किसान लोगों को किसान सम्मान योजना उनका अकाउंट में पैसा आना चाहिए, महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी से लेकर हर एक स्कीम हम लोग कितना मेहनत करके चलाते हैं। मैं 2-3 महीना में हर डिप्टी कमिश्नर को जरूर मीटिंग लेता हूं। मैं चेयरमैन हूं दिशा का, सेंट्रल स्कीम्स को रिव्यू करने का चेयरमैन के नाते मैं मीटिंग लेते रहता हूं। लेकिन मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 17 डिस्ट्रिक्ट है, तो 17 डीसी के साथ मीटिंग करना भी बहुत मुश्किल है। आज का समय में तो मैं इतना बिजी हूं, लेकिन फिर भी समय समय में हम मीटिंग लेते रहता हूं। और बाकी तो मैं सिर्फ जाते जाते इतना कहूंगा, जब पेमा खांडू साहब चीफ मिनिस्टर बना उससे पहले हमारा अरुणाचल जो कर्ज में डूबा हुआ था, शायद ये फाइनेंशियल मामला है, टेक्निकल चीज है, सबको समझ में नहीं आएगा। हम लोग लोन लेता था, गवर्नमेंट चाकरी करने वालों को दरमा देने के लिए भी लोन लेके दरमा देता था। कॉन्ट्रैक्ट तो लोग जो काम करते हैं ना, वो प्रोजेक्ट भी हम लोग लोन लेकर के चलाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो सिर्फ 30% स्कीम आता था, लोन लेकर के फिर लोन तैरने में ही लगभग 12,000 करोड़ का गिरवी में था। हम लोग तो पूरा उधार में जिंदगी जी रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिख के दे दिया कि अरुणाचल को दोबारा लोन नहीं दे सकता क्योंकि पहले आप लोन तैरो। लेकिन पेमा खांडू साहब का किस्मत देखिए, वो सीएम बनने के बाद जो डेवोल्यूशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से अरुणाचल को जो पैसा देता है, वो पहले जितना मिलता था उससे अब कम से कम 20 गुना ज्यादा जंप हो चुका है। आप इमेजिन करके देखो, पहले मुश्किल से 50 करोड़ 60 करोड़ आता था, वो अप डाउन होता है, कभी 70 करोड़ किस्मत अच्छा होने से, एक बार तो 90 करोड़ आया, अभी 3000 करोड़ आता है डेवोल्यूशन महीने में अरुणाचल का। इसलिए आज कोई हमारा अरुणाचल का कोई नौकरी करने वाला महीने खत्म होने पर दरमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा चिंता नहीं है, दरमा टाइम में मिल जाता है। और उसके बाद में चीफ मिनिस्टर साहब का जो इतना वेलफेयर स्कीम चलाता है, अलग अलग से सीएम साहब ने जो उसका इनोवेटिव आइडियाज है, स्कीम जो चला रहा है, उसका फंडिंग भी अवेलेबल करता है। इसके वजह से तो आज जेके ताको साहब इतना प्राउडली बोलता है कि ताली में इतना डेवलपमेंट आया है और चाहिए बोलता है, क्योंकि सचमुच डेवलपमेंट अभी दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू जनरेशन सीएम साहब के नेतृत्व में इतना, हमारा जो रेवेन्यू था 2016 से पहले जो रेवेन्यू था उससे कितना टाइम जाम हो गया।
जो इंटरनल रेवेन्यू में भी इतना इजाफा हो गया। ये प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंटली हमारा देश का फाइनेंस को चलाता है, क्योंकि ये फाइनेंस ही है जिसकी वजह से रोड, बिजली, सड़क, पानी ये आपके सामने में बनता है। तो इतना एक गरीब बैकवर्ड स्टेट आज एकदम कदम से कदम मिला करके आगे चल रहा है। मैं उस प्रदेश का एमपी होने के नाते में कितना प्राउड फील करता हूं। कहां से हम लोग कहां पहुंच गए हैं, हम किस जगह में खड़ा था उस जमाने में। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं। ये सपना जैसे है। दिल्ली से 2 घंटा आधा में ईटानगर फ्लाइट से, ईटानगर से ये ब्लैक टॉपिक होने के बाद सीधा आप पीपसोंग पहुंच सकते हैं। दिल्ली से पीपसोंग एक दिन में पहुंच सकते हैं। ये कोई सोच सकता था क्या आज से 15 साल पहले? मैं तो कई बार इसको जिक्र कर चुका हूं। आज दापोरिजो से भी 5-6 घंटा में ईटानगर पहुंच सकते हैं। कोलोनियल से भी ईटानगर 5-6 घंटा में पहुंच सकता है। आज तो आप दिल्ली से जब ताली पीपसोंग पहुंच सकते हैं एक दिन, तो आप सोचे कितना बदल चुका है हमारा प्रदेश। और ये बदलने का काम होते रहेगा। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। रास्ता पहुंच गया, रास्ता से ही सारा डेवलपमेंट गुजरता है। इसलिए फिर से आप सबको मैं धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनका नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश रिकॉर्ड डेवलपमेंट हो रहा है। और दोनों करादादी डिस्ट्रिक्ट के दोनों विधायक बालो राजा जी और जेके तक्कर जी के मैं अभिनंदन करता हूं कि इतना सीएम साहब का आशीर्वाद से मैं तो हूं ही दिल्ली से पूरा ताकत लगाया हुआ हूं। यहाँ रिकॉर्ड डेवलपमेंट करादादी डिस्ट्रिक्ट को देखने को मिला है, जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिल रहा है। बाकी चीज मुख्यमंत्री